नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की अपराध की घटना भी सीरियल किलर्स की जो श्रृंखला है, जिसमें 20 सीरियल किलर्स के बारे में आपको बता चुका हूं, उसकी अगली कड़ी है। आज के सीरियल किलर के बारे में बताने से पहले एक वीडियो पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो वीडियो चूंकि कहीं न कहीं से मेरे प्रेजेंट, जो मैं वर्तमान में जिस सरकारी संस्था के लिए काम करता हूँ, उससे भी जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। ये वीडियो मैं आज के इस एपिसोड के लास्ट में पोस्ट करूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सबके आंखों के सामने से ये गुजरा होगा। ये वीडियो ऐसा है कि एक गाड़ी जा रही है जिसमें 2 लोग बैठे हुए हैं, और एक शीशा साफ करने वाले, जो बहुत आपको चौराहों पे दिखाई पड़ेंगे कि वो शीशा साफ करते हैं, बाद में कुछ पैसे मांगते हैं। आपकी कार का शीशा, खासकर छोटी गाड़ियों का शीशा साफ करते हैं, बगल का शीशा, सामने का शीशा, विंड स्क्रीन जिसे कहते हैं। तो वो लड़का आता है, पहले इधर उधर विंड स्क्रीन को साफ करता है। उसके हाथ में एक स्मार्ट वॉच है, एक घड़ी है, देखने में स्मार्ट वॉच जैसी है, रिस्ट वॉच है। और जब वो फास्ट टैग की स्लिप के पास पहुंचता है तो हाथ को उल्टा कर देता है। वो उल्टी तरफ से साफ करने की कोशिश करता है। इसी बीच में उसके उस स्मार्ट वॉच में कुछ लाल रेड कलर के इंडिकेशंस आते हैं। ऐसा लगता है कि उस फास्ट टैग के स्लिप को रीड किया जा रहा है। वो साफ करने के बाद जाने लगता है। कार सवार युवक उन्हें बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई, तुमने पैसा क्यों नहीं मांगा, क्या फ्री में ऐसा करते? तो वो कहता है कि ठीक है बाबूजी, पैसा दे दीजिए। इसी बीच में जो ड्राइवर हैं वो उससे कहते हैं, अरे तेरी घड़ी तो बड़ी ज़बरदस्त है, तुम्हारी है। इतना सुनते ही वो भागने लगता है। जो सहयात्री आगे की सीट में बैठे हुए थे, वो दरवाज़ा खोल के कूद जाते हैं और उसका पीछा करते हैं। बहुत दूर तक पीछा करने के बाद भी जब वो हाथ नहीं आता है, लौट के आते हैं, तो वो पूछते हैं क्या बात हुई। तब वो कार के मालिक या ड्राइवर, जो भी ड्राइव कर रहे थे, उनका देखो किस्सा ये है कि तुमने देखा नहीं, इसके हाथ में एक स्मार्ट वॉच है जो इसकी पर्सनालिटी या इसके काम को मैच नहीं करती। पहले वो सीधे हाथ से साफ करता है। जब फास्ट टैग की स्ट्रिप के ऊपर पहुंचता है तो वो घड़ी का मुंह फास्ट टैग की तरफ कर देता है, और वो जैसे ही 2-3 बार उसको साफ करने का ड्रामा करता है, फास्ट टैग के बारकोड को रीड करता है और पैसे इससे कट जाते हैं। और उसको उन लोगों ने कहा कि साहब, ये नया स्कैम थोड़े दिन पहले आया है। अब 4 पहिया वाहन सवार जो लोग एकदम शहर में हैं, उनको अगर छोड़ दीजिए। जिस किसी को भी शहर के बाहर जाना हो, तो चाहे वो NHAI से जाएगा, मतलब NHAI की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो बनी हुई सड़कें हैं, उससे जाता है, या फिर एक्सप्रेसवेज का सहारा लेता है। NHAI और एक्सप्रेसवेज में जब भी आप टोल की लेन में भीतर जाते हैं, किसी भी टोल की लेन में, तो एक कैमरा उसमें आपके फास्ट टैग को रीड करने के लिए लगा होता है। आप जैसे ही उसकी जद में आते हैं, एक पर्टिकुलर सर्किल में, वैसे ही वो जो भी टोल उसका है वो उसको काट लेता है, और सामने जो उसका बैरियर है वो उठ जाता है। आपकी गाड़ी थ्रू हो जाती है। 10 मिनट बाद एक SMS भी आता है कि आपका 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, ये आपका टोल का पैसा काटा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब हर आदमी की गाड़ी में फास्ट टैग लगा हुआ है और इस तरह का स्कैम शुरू होगा, ये गाड़ियां पार्किंग में, आप लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, ऑफिस गोवर्स की गाड़ी में जो गाड़ियां जहां पार्क होती हैं, अगर आप देखें तो 100 में से 80 गाड़ियों में आपको फास्ट टैग स्लिप विंड स्क्रीन में सबसे ऊपर लगी हुई मिलेगी।
अगर कोई ऐसी डिवाइस निकाली गई है तो आप तो ऑफिस में होंगे, इस तरह की घड़ी जो 20 रुपए में दर्जन भर मिलती होंगी, उसको फास्टैग के सामने से 3-4 बार अगर कोई ले जाए और पैसे उसके कट जाएं, तो वो तो रातों रात माला माल हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद लोग डर गए। मेरा इसलिए इससे संबंध था कि मैंने आपको बताया था कि मैं यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में हूँ रिटायरमेंट के बाद, और उसके 2 जो एक्सप्रेसवेज हैं, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इनमें टोल कटते हैं। बड़े बड़े एंट्री और एग्ज़िट पे टोल प्लाजा हैं, और जो साइड में एंट्री या एग्ज़िट होती हैं उनके लिए भी टोल प्लाजा हैं। 1 टाइम एंट्री फीस, 1 टाइम एंट्री टोल है इस पर। एक बार आप घुस के वहाँ से निकलेंगे तो जो संबंधित दूरी का टोल है वो आपके टोल के अकाउंट से कट जाएगा। जो टिप्पणियां आई उस पर वो भी मैंने पढ़ा कि साहब ये तो वैसा ही है जैसे पेटीएम का बोर्ड लगाकर दुकान वाले बैठे होते हैं, आप अपना कैमरा ले जाइए, पेटीएम के उस कोड को स्कैन करिए, वो उसमें पैसा लिख देगा और वो पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। दूसरा वो बताते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से किसी दुकान का जो बिल है उसको पे करने के लिए जब वो मशीन ले आता है, सीसी मशीन, क्रेडिट कार्ड मशीन, तो वो उसमें पैसा एंट्री कर देता है और उसके बाद आप अपना उसमें पिन डालते हैं, उतना पैसा आपका कट जाता है। तो सीसी मशीन या बारकोड रीडर ये कोई ऐसी नहीं कि बहुत दुर्लभ वस्तु है, ये आपको बाजार में मिल जाएगी, बहुत सस्ते में मिल जाएगी। लेकिन पैसा क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या जो क्यूआर कोड स्कैनर है उससे जब कटेगा तो कहां जाएगा? आप अगर क्यूआर कोड के स्कैन से स्कैन करते हैं तो आपके खाते से कटता है और सामने वाले का जो क्यूआर कोड है बेसिकली वो उसका नंबर है और उसमें आप ट्रांसफ़र करते हैं, वो चला जाता है। लेकिन टोल प्लाजा के फास्ट टैग की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ इन दोनों टोल प्लाजा में जो सिस्टम इंटीग्रेटर हैं उनका नाम है श्री आकाश सिन्हा। इनकी फर्म का नाम है टैक्सीडेल, TECSIDEL। और टैक्सीडेल वो कंपनी है जो देश की पहली जो पहली एक्सप्रेसवे कह लें या हाईवे कह लें, दिल्ली मुंबई, इसमें टोल प्लाजा में पहली बार फास्टैग का इसी कंपनी ने इस्तेमाल किया था दिल्ली मुंबई हाईवे पर। उसके बाद से तमाम हाईवे देश में बने, तमाम एक्सप्रेसवे देश में बने, उसी सिस्टम पर ये काम करता है। सिस्टम के बारे में हम ये आपको बता दें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स टोल कलेक्टर। ये इसके थ्रू इस तरह के टोल और जो कलेक्ट किए जाते हैं वो संबंधित बैंक के अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। एक बात और समझें कि जब आप किसी हाईवे पर चढ़ते हैं या किसी एक्सप्रेसवे पे एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के पहले ही आप देखे होंगे छोटे छोटे स्टॉल अलग अलग बैंक्स लगाए होते हैं कि आप उनसे फास्टैग ले लें, क्योंकि NHAI में तो अब बिना फास्टैग के आपकी एंट्री नहीं हो सकती। आपको जो भी पैसा आपका टोल का कटना है वो आपके फास्टैग अकाउंट से ही कटेगा। उसमें तमाम जितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके अलग अलग स्टॉल लगे होते हैं। वो ऑफ़र करते हैं छोटी मोटी बातें कि साहब आपको 100 रुपये का वाउचर फ्री दे देंगे, हम कोई कहता है हम 500 का दे देंगे, हमारा फास्टैग इस्तेमाल करें। और इस पूरे प्रोसेस को इंटीग्रेट करने के लिए NPCI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो RBI के प्रयास से या RBI के इनिशिएटिव पे बनाया गया था। NPCI है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गेटवे है ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स। आप इसको यूं समझें कि पहले आपके पास जो
एटीएम का कार्ड है वो मान लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, मान लिया पंजाब नेशनल बैंक का है, मान लिया बैंक ऑफ बड़ौदा का है, तो आप उसके एटीएम ढूंढा करते थे कि अपने कार्ड को अपने बैंक के एटीएम से डाल के वो पैसा निकाल लेंगे। लेकिन अब ऐसी बाध्यता नहीं है। आप किसी भी बैंक के एटीएम से आप अपना कार्ड डालिए, पैसा फीड करिए, पिन डालिए, पैसा निकाल लीजिए। तो इन सारे बहुत ढेर सारे बैंक्स जो एटीएम कार्ड इशू करते हैं, इनके बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और सेटलमेंट, इनका काम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका गेटवे करता है, और ये टोल प्लाजा के लिए भी करता है। आप जो उसका वॉलेट भरते हैं, जिससे रिचार्ज कराते हैं, तो आप हो गए इशूअर बैंक। यानी अगर आपके पास जो जिस खाते से आप मान लिया आपने एक्सिस बैंक का वो फास्टैग लगवा लिया, आप अपने खाते से, यानी हमारे पास सपोज करें एसबीआई का खाता है, तो हम तो हो गए इशूअर बैंक, और जिसको पैसा मिलना है वो हो गया एक्वायरर बैंक। होगा कैसे ये? आपका जब फास्टैग उस कैमरे के सामने से गुजरा तो एनपीसीआई के पास उसकी जियो लोकेशन होगी। यानी जब आपको रिसीट मिलती है तो उसमें लिखा होता है कि आप दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे में फला टोल पर लेन नंबर 7 से पास हुए हैं, क्योंकि उसकी जियो टैगिंग होती है। और जिस टोल की या जिस कैमरे की जियो टैगिंग है या लोकेशन है या उसका सिक्योरिटी कोड है, पैसा सिर्फ वहीं पर जा सकता है। उसने आपका हर अलग अलग हाईवे के, अलग अलग एक्सप्रेसवे के, अलग अलग टोल के अलग अलग पैसे कटते हैं। कहीं 40 रुपये, कहीं 90 रुपये, कहीं 100 रुपये, कहीं 200 रुपये। वो ईयर मार्क्ड होता है एनपीसीआई में कि फला एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर फला टोल पर जो रीड किया गया है, जो कंज्यूमर का जो फास्टैग कोड रीड किया गया है, उसका जो रिसीवर बैंक है, उसका जो एक्वायरर बैंक है, वो सपोज करें आईसीआईसीआई है। एनपीसीआई अपने कोड से सब इंक्रिप्टेड होते हैं, अपने कोड से वो पैसा उनके यहाँ से आपके यहाँ या आपके यहाँ से उनके यहाँ भेज देता है। टोल का कलेक्शन जिस बैंक का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितने ढेर सारे एक्सप्रेसवे एनएचआई हैं, सब एक एक बैंक को अपना रिसीवर एक्वायरर बैंक डिजिग्नेट करते हैं और एनपीसीआई को इन्फॉर्म करते हैं। इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में ओपन नेट से या ओपन इंटरनेट से कोई भी किसी भी खाते में, अनडिजिग्नेटेड खाते में, कोई पैसा फास्टैग से नहीं डाल सकता। कोई भी किसी भी फास्टैग के खाते से ये पैसा अपने किसी खाते में नहीं डाल सकता। जो पहले से डिजिग्नेटेड खाते हैं, सिस्टम इंटीग्रेटर भी एनपीसीआई में रजिस्टर्ड होना चाहिए। बैंक जिसके खाते में पैसा जाना है वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। जिस कैमरे ने इसको रीड किया है फास्टैग की स्ट्रिप को, वो भी रजिस्टर होना चाहिए। तो इसलिए ये जो वीडियो दिखाई गई है ये बिल्कुल फेक है। इससे न तो डरने की ज़रूरत है, न इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत है। ये किसी भी कीमत पर किसी भी डिवाइस से स्कैन करके किसी अपने खाते में कोई पैसा नहीं डाल सकते। मैंने बताया आपको कि टैक्सी डेल के जो सिस्टम इंटीग्रेटर हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के, मिस्टर आकाश सिन्हा, उनसे मैंने इसके बारे में डिटेल बात की और उन्होंने ये बताया कि अलग सर्वर होता है, हर टोल प्लाजा का अलग सर्वर होता है।
इनक्रिप्टेड है, वो फास्टैग के कोड को रीड करके वो सर्वर एनपीसीआई के सर्वर को भेज देता है। वहाँ उस टोल प्लाज़ा का जिस बैंक से कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसको वापस उसका पैसा काटने के लिए वहाँ पर भेज देता है, और वहीं से वो पैसा काट कर संबंधित को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो टोल प्लाज़ा में जो टोल वसूलने वाली एजेंसी है, जितना पैसा उसका है और जितना पैसा बैंक का है, वो सब बाद में उनको अपने खाते से निकालना होता है। लेकिन इसका जो गेटवे है, उस इंक्रिप्शन को तोड़ पाना, क्योंकि देखिए ये 24 डिजिट का डाटा है और इसमें डेसिमल और बाइनरी डाटा दोनों शामिल है। इसको तोड़ पाना किसी भी व्यक्ति के लिए कि वो 500 रुपये की घड़ी लगाकर आपके फास्टैग कोड को रीड करके उसका पैसा लेकर और आप अपने किसी खाते में डाल लें, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। मैंने एनपीसीआई और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्टर्स कलेक्शन, इन सब से अलग अलग भी बात कर ली और सब ने बताया कि ये संभव नहीं है। उन्होंने उसकी टेक्निकल डिटेल भी बताई कि हर टोल प्लाज़ा की, हर लेन की एक अलग आईडी होती है, एक्वायरर बैंक की अलग आईडी होती है और एनपीसीआई इसको कोऑर्डिनेट करता है। एनपीसीआई इज कनेक्टेड विद मेंबर बैंक्स थ्रू NPCI net connectivity, and in no circumstances transactions will come over the open internet IP। इसलिए आप इससे बिल्कुल परेशान न हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि ऐसा संभव है, ऐसा किसी ने किया है टोल पे, किसी ने, या आपकी गाड़ी में किसी लड़के ने साफ करते समय ऐसा उसके हाथ में घड़ी लगी थी, वो कुछ लाल लाल चमक भी रहा था, तो एक बार अपना वॉलेट जो आपने फास्टैग के लिए किया है उसको चेक कर लीजिए। इसलिए ये बिल्कुल गलत, फेक, जानबूझकर गुमराह करने के लिए बनाई गई वीडियो है, ताकि अब ये कल दोपहर के बाद से मिलनी शुरू हुई और धड़ाधड़ ये वीडियो वर्ल्ड भर में ये वीडियो वायरल हुई। चूंकि 4 व्हीलर रखने वाले लोग अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए कि टोल प्लाज़ा पे खड़े होकर कौन झिकझिक करेगा, फास्टैग लगा लेते हैं, अपने आप वो देखता है, अपने आप काट लेता है। आपको आधे घंटे बाद जैसे एग्जिट होंगे आपको पता लग जाएगा, सब मेरा इतना पैसा काटा गया है। आपको अंदाज होगा कि हाँ, ये भी फला टोल मैंने क्रॉस किया है, और जहाँ से ये पैसा कटता है उस टोल की आईडी भी आपकी रिसीट में, आपके मैसेज में आती है। इसलिए आप इस तरह के वीडियो से कतई घबराएं नहीं। ये कोई स्कैम नहीं है। स्कैम अपने आप में यही है कि ये जानबूझकर भ्रम फैलाने के लिए, या यूं कहिए कि इंटरनेट पर अपने आप की प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए एक फेक वीडियो बनाया गया है। अब आज के सीरियल किलर के बारे में बात तेलंगाना की है। गांव है, जिला है घाटकेसर। 30 दिसंबर 2020 को वेंकटागिरी के जुबली हिल्स के पास से अनंतैया ने एक पुलिस में कंप्लेंट फाइल की और ये बताया कि मेरी पत्नी कावला वेंकटम्मा ये गायब हो गई हैं। पुलिस ने ये उनकी मिसिंग रिपोर्ट पहले लिख ली और 4 दिन बाद पुलिस को अंकुशापुर, जो घाटकेसर का आउटस्कर्ट्स है, बाहर का इलाका है, वहां पर एक अननोन महिला की डेड बॉडी को मिली, जिसका सर कुचला गया था और बाद में सर को किसी पदार्थ को, शायद पेट्रोल डालकर उसके सिर को, उसके चेहरे को जला दिया गया था ताकि उसकी पहचान न हो सके। अनंतैया और उसकी फैमिली को बुलाया गया और उन्होंने पहचान लिया कि ये उनकी पत्नी वेंकटम्मा का शव है। पुलिस ने उसने परसू करना शुरू किया, तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने शुरू कर दिए।
लेकिन पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वेंकटागिरी के जुबली हिल्स के पास की रहने वाली ये महिला वेंकटम्मा, वो 40 किलोमीटर दूर घाट केसर के रेलवे लाइन के पास कैसे पहुंच गई। अनंतैया, उसके पति ने बताया कि उसकी पत्नी को ताड़ी पीने की लत थी। जब उसने बताया तो उसके घर के पास के एक ताड़ी कंपाउंड में पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा यूसुफ गुड्डा के लिए जो किया गया था, उस ऑटो रिक्शा वाले से मुलाकात की, पहचानवाया और उसने बताया कि हाँ, मैं इसे इस ताड़ी खाने से लेकर आगे के लिए गया था। आगे की जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली, उसमें ये दिखाई दे रहा था कि ये वेंकटम्मा एक दूसरे व्यक्ति के साथ आमिरपेट में उतरी और वहाँ से उसने मेट्रो स्टेशन पर सवारी उसी व्यक्ति के साथ शुरू की। मेट्रो स्टेशंस और मेट्रो गाड़ियों में प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में सीसीटीवी लगे हुए, कहीं देश के किसी कोने में। पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी फुटेज की जो मेट्रो स्टेशंस के थे उनकी एनालिसिस की। उनको ये पता लगा सीसीटीवी फुटेज से कि ये दोनों, वेंकटम्मा और वो अज्ञात व्यक्ति, ये उप्पल मेट्रो स्टेशन पर उतरे और वहां से एक ऑटो रिक्शा किया। सीसीटीवी कैमरा जो अमीरपेट और उप्पल मेट्रो स्टेशन का था, उसको डेवलप कराया गया और उस व्यक्ति की फोटो अच्छी तरह से डेवलप करा के पुलिस को बांटी गई। पुलिस रिकॉर्ड में कोशिश की गई कि हो सकता है कि ये कोई पुराना अपराधी हो, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड की किसी भी फोटो से इसकी फोटो मैच नहीं हुई। फिर राचाकोंडा पुलिस ने, जहां की ये घटना थी, हैदराबाद सिटी पुलिस को ये फोटो शेयर की और उनसे कहा कि देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपराधी आपके यहाँ का हो। हैदराबाद पुलिस ने जब डिटेल में इसकी एनालिसिस की तो उन्होंने फौरन बताया कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ का ही है और इसका नाम मैना रामुलू है। हैदराबाद पुलिस ने मैना रामुलू को उसमें जितनी डिटेल उनके पास थी उसके हिसाब से गिरफ्तार कर लिया और फिर उसके बाद उसकी पुरानी कहानी शुरू हुई। उसने जो जो अब तक किया था वो पता लगा और पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से, जैसा कि हैदराबाद के सीपी अंजनी कुमार ने 2020 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि इसने कुल अब तक 18 हत्याएं की हैं, सब महिलाओं की हैं। ये सभी महिलाएं या तो ताड़ी कंपाउंड में ताड़ी पीती थीं या फिर शराब के ठेके पर शराब पिया करती थीं। इन सब के साथ रेप हुआ, इन सब के चेहरे पर भारी वजनीदार किसी चीज़ को डालकर उनकी हत्या की गई और बाद में उनके चेहरे को जला दिया गया। डिटेल पूछताछ के बाद घाट केसर के इंस्पेक्टर इंचार्ज को उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हैंडओवर कर दिया गया। उसने बेसिकली उसको पकड़ा तो वेंकटम्मा की हत्या और उसके चेहरे को जलाने के लिए गया था, लेकिन उसने इसके बाद भी एक और हत्या के बारे में बताया जो 2020 में ही 10 दिसंबर को हुई थी। बालानगर साइबराबाद के एक ताड़ी कंपाउंड में उसने एक महिला को, जिसकी उम्र 35 से 45 वर्ष थी, उसको खुद भी ताड़ी पी, उसे ताड़ी पिलाई और उसे प्रलोभन दिया कि वो ज़्यादा पैसे देगा अगर वो उसके साथ कोई सेक्सुअल फेवर करती है। इसी बहाने उसे एकांत स्थान पर ले गया, उसके साथ व्यभिचार किया और फिर उसके चेहरे पर भारी पत्थर
से मारकर उसकी हत्या कर दी और बाद में जेब में रखे हुए वो थोड़ा एक जैसे शराब की शीशी में पेट्रोल भर के वो जेब में रखा करता था और कांड करने के बाद उसके चेहरे को जला दिया करता था। पकड़ने के बाद जो उसका इतिहास और 20 महिलाओं की बलात्कार के बाद हत्या के बारे में जानकारी हुई वो बहुत ही गंभीर थी। मैना रमालू औरुटला गांव जो कांडी मंडल संगारेड्डी जिला है तेलंगाना का, वहाँ का रहने वाला था। वो पेशे से पत्थर काटने वाला, स्टोन कटर, जिसको पत्थर कटा कहते हैं उत्तर भारत में। रॉ पत्थर लाकर उसकी तमाम चीज़ें, मूर्तियाँ बनाना भी और उसे काट के उसके तमाम घरेलू यूज़ के आइटम, सिलबट्टा जिसे कहते हैं वो बनाना, ओखली बनाना, तमाम चीज़ें जो बनाते हैं ऐसे लोगों को पत्थर कटा कहते हैं। उससे पूछताछ में और पुलिस रिकॉर्ड में ये पता लगा कि जब वो 21 वर्ष का था तो घर वालों ने उसकी शादी कर दी एक महिला से, एक लड़की से, और शादी के 6 महीने के भीतर ही इसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई और तब से ये महिलाओं से घृणा करने लगा। पुलिस रिकॉर्ड ये भी कहता था कि ये साइकोपैथ हो गया। महिलाओं को देखकर उसे मारने की इसके अंदर एक इंस्टिंक्ट आने लगी, एक जिसे कहते हैं कि एक अजीब सी बेचैनी होने लगी कि इसे मुझे मारना है। 2003 के बाद से लिखा पढ़ी में कुल से 16 महिलाओं की इसने हत्या की। सारी हत्याएं ताड़ी खाना और शराब के ठेके पर आने वाली महिलाओं को बरगलाकर, उन्हें शराब पिलाकर, उन्हें ज़्यादा पैसे का लालच देकर एकांत स्थान में ले जाकर उनके साथ बलात्कार, हत्या और चेहरे को जलाने जैसा जघन्य अपराध इसने किया। रामुलू को पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से पहले भी अरेस्ट किया गया था और इसके ऊपर 21 मुकदमों की चार्जशीट में मुकदमा ट्रायल इसका शुरू हुआ था, जिनमें 16 बलात्कार के बाद हत्या करने के मुकदमे थे। 2009 की एक हत्या में इसे सेशंस कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी। ये इर्रागड्डा की जो जेल है वहाँ ये सजा काट रहा था, लेकिन दिसंबर 12, 2011 को इसकी अजीब हरकतों के कारण इरागोडा मेंटल हॉस्पिटल में इसे शिफ्ट किया गया 4-5 अन्य लोगों के साथ, जहां से ये 12 दिसंबर 2011 को मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया। सिफत ये कि भागने के बाद भी इसने 3 हत्याएं कर दी, ठीक उसी तरह से जैसे पहले ये हत्याएं करता था। इसे फिर 2013 में अरेस्ट किया गया। पुरानी हत्याओं के मामले में बहुत से मर्डर्स में साक्ष्य की कमी के आधार पर इसे छोड़ दिया गया, लेकिन 2009 की उस हत्या में जिसमें इसे आजीवन कारावास हुई थी, यह अपील में गया तो 2018 में हाई कोर्ट ने, तेलंगाना हाई कोर्ट ने इसको फिर रिहा करा दिया। ये फिर वापस स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया, लेकिन तब भी इसने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। 2018 में निकलने के बाद मैंने बताया कि 2020 में ही वेंकटम्मा की हत्या की, ठीक उसी तरह जैसे ये पहले करता था। उसके बाद एक और 35 से 40 वर्ष की महिला की बलात्कार के बाद हत्या करके उसका चेहरा जला दिया। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद ये बताते हैं कि इसने अपना एटीट्यूड कभी नहीं चेंज किया महिलाओं के प्रति, और हमेशा ये अपने शिकार की तलाश में रहता था। जैसे ही शिकार मिला, इसे कतई कोई गुरेज नहीं था उसे बुरी तरह उसके साथ बलात्कार करके और मारने में।
2011 में रंगारेड्डी जिले के डिस्ट्रिक्ट जज ने रामुलु को एक और मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 21 फरवरी 2011 को एक मर्डर के दूसरे मामले में साक्ष्य के अभाव में छोड़ तो दिया, लेकिन 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिस समय ये रागड्डा मेंटल हॉस्पिटल से भागा था, उस समय ये चिरलापल्ली में आजीवन कारावास की सजा भोग रहा था। और भागने के बाद रामुलु ने जो 5 हत्याएं की, उसमें 2 बोवेनपल्ली पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में, 2 चंदानगर पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में और 1 मामला डुंडीगल पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार के मामले में उसने यह हत्याएं की, ठीक उसी तरह जैसे उसने 2003 के बाद और हत्याएं की थी। लेकिन 2018 में हाई कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। उसे रिहा किया गया सेंट्रल जेल चिरलापल्ली से। हैदराबाद के सीपी अंजनी कुमार ने यह बताया कि इसने सबसे पहली हत्या मुलुगु पुलिस स्टेशन एरिया में की थी और उसके बाद इसने 2 महिलाओं को मेडक में मारा, 2 को तुपरान में मारा, 2 को संगारेड्डी में मारा और नासरपुर और बोयनापल्ली में 1-1 महिलाओं की हत्या की और साइबराबाद में कुल 11 महिलाओं की हत्या की, जिनमें से कुल 20 महिलाओं की हत्या के रिकॉर्ड या FIR की विवेचना करके उसके विरुद्ध चार्ज फ्रेम करके ट्रायल हुआ था। लेकिन धीरे धीरे करके सारे में वो छूट गया और 2018 में यानी 4 साल पहले उसे हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। आज की घटना, मैनार रामुलु को साइकोपैथ कहा गया। आप इसके बारे में जानकारी ढूंढेंगे तो पहले तो ये सामान्य बताया गया था, लेकिन बाद में जब ये आजीवन कारावास भोगने लगा या उसकी कारावास में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था, उस समय इसे साइकोपैथ या मेंटल केस कहा गया और उसकी हरकतों के कारण 5 दूसरे लोगों के साथ इसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया, जहां से वो भाग गया। भागने के बाद 5 और हत्याएं की, ठीक उसी तरह जैसे उसने पहले की थी। साइकोपैथ का दिमाग देखिए, जिसको साइकोपैथ कहा गया, ऐसी महिलाओं की तलाश करना जो पुरुषों की भीड़ में ताड़ी पीने ताड़ी कंपाउंड में आती थी। ताड़ी कंपाउंड में बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ताड़ के वृक्षों की बड़ी बड़ी बाग हैं साउथ में, और जब उसका ताड़ी का सीजन होता है तो वो उन्हीं बाग के बीच में लाइन से जो सफ़ेद मिल्की तरह का जो ताड़ी होती है, बहुत ही रॉ होता है और बताते हैं कि इसका बहुत खराब नशा होता है, लेकिन जो एडिक्ट लोग हैं वो ताड़ी ही पीते हैं। शाम को वो मंडी लगती है जिसको टॉडी कंपाउंड या ताड़ी कैंपस कहते हैं। वहाँ सामान्य रूप से लोग जाते हैं, महिलाएं कम जाती हैं लेकिन जाती हैं। अगर उसने महिला अकेली देख ली तो थोड़ी देर उससे बात करे, फिर उसे ये बताएगा कि क्यों ताड़ी पीते हो, चलो हम तुमको अच्छी शराब पिलाते हैं। ल्योर करता था, शराब पिलाने के लिए ले जाता था, शराब खरीदता था, शराब भी पिलाता था। फिर उसको एक बड़ा अमाउंट देने के लिए राजी करता था कि वो उसके लिए सेक्सुअल फेवर करे तो ये पैसा वो दे देगी। उस समय तक उसे ताड़ी का नशा हो भी चुका होता था। उसे चुपचाप बरगला के वहाँ से एकांत स्थान पर ले जाता था और फिर उसके साथ ये ब्रूटल, विभत्स, भयानक हरकत करता था। तो इतना दिमाग ज़रूर था कि वो अकेली महिला को जो शराब के ठेके पे दिखाई पड़ जाए या ताड़ी खाने के पास दिखाई पड़ जाए या ताड़ी कंपाउंड में दिखाई पड़ जाए, उसको उससे बात करना, उसे मना लेना, उसे बरगला लेना और अपने साथ लेके चले जाना। दिमाग के इस्तेमाल में कोई कमी नहीं थी और सारी महिलाओं की ही हत्या की,
सबकी रेप के बाद हत्या की और सबके चेहरे जलाए। ये बात तो समझ में आती है कि उसकी पत्नी शादी के 6 महीने के भीतर ही प्रेमी के साथ भाग गई। ये गुस्सा उसे 2003 से लेकर 2020 तक लगातार आता रहा। लेकिन साइकोपैथ कहा जाए ये थोड़ा सा पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अगर महानगरों में जो अति आधुनिक मानसिकता की लड़कियां हैं, बच्चियां या महिलाएं हैं, वो फटी जीन्स और छोटे कपड़ों में बार या होटल में जाकर खूब शराब पीती हैं, तमाम वीडियो आपको मिलेंगे, तमाम फोटोग्राफ मिलेंगे। अगर आप उनसे कहिए कि आप महिला हो के ऐसा करती हैं, तो वो तुरंत मैं नारी स्वतंत्रता की दुहाई देंगी। ये कहेंगी कि मैं किससे कम हूं। वुमेन लिब मूवमेंट जब चला तो उसमें भी यही कहा जाता रहा, भाई कुछ भी करेंगे, दूसरे से क्या मतलब। अगर उस सोसाइटी की इस तरह के लोगों को छोड़ दिया जाए तो सामान्य रूप से समाज में महिला अगर ताड़ी खाने में जाकर पुरुषों के बीच में ताड़ी पी रही है, या शराब खाने जाकर ठेके पर जाकर पुरुषों के बीच में शराब पी रही है, तो इसको असामान्य घटना माना जाता है। देश भर में लगभग सभी समाज में, आदिवासी समाज को छोड़कर, आदिवासियों में तो ये उनका सामान्य पेय पदार्थ है, जो बच्चों के साथ, औरतों के साथ, महिलाओं के साथ, घर की औरतों, लड़कियों के साथ बैठ के वो पीते हैं। अपना उनका पेय पदार्थ होता है, जो भी जंगल से वो बनाते हैं, या जो डिस्टिल करते हैं, वो डिस्टिलेशन करते हैं देशी टाइप, उनको छोड़ दिया जाए तो इस तरह से इसको असामान्य माना जाता है। अगर महिला शराब के ठेके पर जाकर शराब पी रही है या ताड़ी पी रही है, तो समाज उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं रखता है, और इसीलिए वो उसकी फिक्र भी नहीं करता है। कहता है कि ये तो हाथ से निकल गई। देखिए, नारी स्वतंत्रता या वुमेन लिब पर मैं किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ठीक है कि उनको सारे अधिकार प्राप्त हैं। आप शराब पी रहे हैं, वो भी पी सकते हैं, कहीं मनाही नहीं है। किसी बार में नहीं लिखा होगा कि महिलाएं का प्रवेश वर्जित है, किसी ठेके पर नहीं लिखा होगा कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। लेकिन एक समान जो समाज की अनरिटन लॉज, बाई लॉज हैं, कि ऐसी महिलाओं के बारे में समाज की धारणा अपने आप खराब हो जाती है। और जब लाश मिलती है ऐसी महिलाओं की, तो पुलिस भी ये कह के पल्ला झाड़ लेती है कि अरे भाई, शराब पीती थी, किसी के साथ भाग गई होगी, किसी ने मार दिया होगा। आप सोचिए, इतनी महिलाओं की हत्या, उनकी लाशें मिलने के बाद भी पुलिस ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि हत्यारे को पकड़ा जाए। भला हो अनंतैया का, जिसने अपनी पत्नी की हत्या को बहुत, जिसको कहते हैं कि दिल लगा के परसू किया, और फिर पुलिस को मजबूर किया कि उसको ट्रैक करे। 1000 के आसपास सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई, देखी गई, और फिर बाद में इसको पकड़ा गया, मैना रामुलू को। पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं छोटी सी गलती अगर कर दें तो वो बदनाम होने के लिए अभिशप्त है। पुरुष उससे 100 गुना बड़ी गलतियां करें, कोई चर्चा भी नहीं करेगा। लेकिन अगर महिला ने छोटी सी गलती की तो बदनामी उसकी, जो सनलाइट की जो उसकी वेलोसिटी है, उससे भी तेज गति से उसकी बदनामी की चर्चा होने लगती है। परिवार वाले भी डिसोन करने लगते हैं, और अगर हत्या हो गई तो ये कहते हैं कि जाने दो, जिक्र मत करो, अच्छा हुआ मर गई। मैं ये सामान्य धारणा समाज की बता रहा हूं, कहीं का भी समाज हो। जबकि महिला इस पूरे समाज की जननी है। आप सोचिए, महिलाएं न हो तो ये समाज क्या है, ये जो प्रजाति है, ये कितनी जल्दी खत्म हो जाएगी। ये समाज बना ही महिलाओं से, पैदा ही महिलाओं से हुआ। लेकिन इसी समाज ने पुरुषों और महिलाओं को देखने के लिए
2 चश्मे का इस्तेमाल किया। उनका अलग अलग नज़रिया है महिलाओं के प्रति। इसी को महिलाओं के प्रति दूषित मानसिकता कहा जाता है। और समय समय पर इतिहास में भी महिलाओं की इस दुर्दशा के बारे में लिखा गया है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, बहुत फेमस लाइन है, सभी लोग जानते होंगे, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मतलब आप पालते रहिए अपने आंचल में, समाज के लिए अपना योगदान देते रहिए, लेकिन हमेशा आपकी आंखों में आंसू होगा। हालांकि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने ये डिफरेंट कंटेक्स्ट में कहा था। ये जब वो वर्णन कर रहे थे कि कैसे रात में गौतम बुद्ध अचानक परिवार बच्चों को छोड़कर चले गए, तो यशोधरा पे क्या बीत रही थी, उस सिलसिले में ये कहा गया था, उस सिलसिले में मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था। लेकिन ये शाश्वत सत्य है, आज भी ये उतना ही सत्य है जितना गौतम बुद्ध के जमाने में था। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जरा, पकड़ 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 पकड़। तो देखिए ये एक छोटा सा बच्चा सफाई कर रहा है। आपको लग रहा होगा एक छोटा सा बच्चा सफाई कर रहा है, लेकिन आज मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसे साफ कर रहा है, अब बताऊंगा। सुन, रुपए तो ले जा, ऐसे ही जा रहा है बिना रुपए लिए। पैसे ही लेगा? पैसे नहीं लेगा भैया, पैसे दे दो। पैसे लेगा ना, तो ऐसे तो साफ करके चल दिया, पैसे तो ले लेता। बस ऐसे ही साफ करते हो तुम लोग, पैसे नहीं लेते? पैसे लेता है ना, तो पैसे क्यों जा रहा था? अच्छा ये बता, ये घड़ी है तेरे हाथ में? हाँ। देखिए जरा, पकड़ 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 पकड़। अभी बताऊंगा इसकी पूरी कहानी, एक बार ये हाथ आ जाए। पकड़ 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 पकड़। तो मैं बताता हूँ इसकी कहानी क्या हुआ। ये पता नहीं कहाँ चला गया उसे पकड़ने। ये रहा, ये तो अकेला ही आ रहा, वो भाग गया, मुझे लगता। क्या हुआ, आया नहीं क्या पकड़ने? भाई वो भाग गया खेत में कूद के। खेत में कूद के भाग गया? आ जा, तुझे पता चला क्या करा उसने? पता नहीं, सफाई तो कर रहा था वो। तेरी समझ में नहीं आया क्या हुआ? मैं बताता हूँ, देख क्या हुआ। ये क्या है? ये तो फास्टैग है। ये फास्टैग है। और जब मैंने उससे पूछा कि घड़ी 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 है ये, तो ठीक है, पहली चीज तो ये कि वो गाड़ी साफ करने वाला उसके हाथ में इतनी महंगी घड़ी क्या कर रही, महंगी लग रही थी। हाँ, वो एप्पल जैसी लग रही थी। ठीक है, एप्पल जैसी नहीं है वो, ठीक है। और उसने यहाँ से गंदा है, यहाँ से गंदा है, वो आया इधर 2 कपड़े मारे और सीधा फास्टैग पे आ गया, ऊपर चढ़ गया। तो हाँ, ऊपर चढ़ गया। और तूने देखा, पहले वो सीधे हाथ से कर रहा था, और जब फास्टैग पे आया ना, तो उसने उल्टे हाथ से ऐसे करा। अच्छा, मुझे वैसे उल्टे हाथ से वो क्या करा। तो अब मैं समझाता हूँ कहानी क्या हुई है। लोग भी सोच रहे होंगे कि ये हुआ क्या, मतलब क्या ही था, वो आया ऐसे, हम फिर उसने घड़ी की पूछी हमने, वो भाग गया। तो ये ना अभी नया स्कैम शुरू हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, इसे भी नहीं पता, ये लोग क्या करते हैं कि आते हैं, इन्होंने उनके जो गाड़ी साफ करते हैं रेड लाइट पे, या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं भीख मांगने वाले, कुछ बंदों ने उनके हाथ में, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं इन बच्चों को पता होगी, उनके हाथ में घड़ी दे रखी है जिसके अंदर है स्कैनर। और जो गाड़ी साफ करते हैं और फास्टैग पे ऐसे करते हैं, तो फास्टैग पे हो जाता है स्कैन। अब तुम्हारे पेटीएम में जितने भी फास्टैग में पैसे हैं, वो जितनी बार करेंगे उस हिसाब से वो फिक्स रखते हैं कि इसमें इतने रुपए कट जाएंगे, इसमें इतने रुपए कट जाएंगे। वो जैसे करता रहेगा उतने रुपए कटते रहेंगे। ये अभी अभी नया स्कैम आया, मेरे साथ एक बार और पहले हो चुका। तो क्योंकि मैं ऐसे ही जा रहा था, एक रोड पे गया और मेरे पास मैसेज आया, फिर मैंने देखा कि मेरे माइंड ने काम करा कि ऐसा तो मतलब ऐसे कैसे हो गया। फिर मेरे माइंड ने काम करा कि वो बंदा था वो भी सेम ऐसे ही कर रहा था कि सीधे हाथ से कर रहा, फिर उल्टे हाथ से करने लगा। उल्टे हाथ से क्या करने का मतलब है, और गरीब बच्चा है उसके हाथ में इतनी महंगी घड़ी क्या ही कर रही है। तो ये यार तुम लोग थोड़ा देख के करो, अगर कोई साफ कर रहा है ना तुम्हारी गाड़ी, तो एक बार चेक कर लेना कि उसके हाथ में है तो नहीं, और अगर है तो समझ जाओ कि तुम्हारा पेटीएम खाली। पैसे कट जाते उससे? हाँ भाई,
अब देख अभी मैसेज आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में कटने को, क्योंकि एकदम तो आता नहीं, बंदे को पता नहीं चलता, थोड़ी देर बाद आता है, जब पता चलता है इतने तो वो हो जाता है। अब वो सोचता है कि बच्चा तो साफ सफाई करने वाला है, क्या ही है। और उसने रुपए भी नहीं मांगे, मैंने जब तो उससे बुला के पूछी थी कि मैं कहा भाई रुपए क्यों नहीं, अच्छा, जो भी वो साफ करके और सीधा चला हाँ गया था। वो जा रहा था, मगर रुपए क्यों नहीं ले रहा भाई, वो रुपए क्यों लेगा, उसने तो ले लिया रुपए जितने हाँ, लेने उसने थे। तो स्कैन कर दिया और खट गए हाँ, उनको पैसे। मैं तो रखता ही नहीं बेटे में पैसे भाई।